सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना बच्चों? हाँ, पढ़ाई करना बहुत आवश्यक है, तो सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। और याद तो होगा ही आप सभी को क्या करना होता है एपिसोड देखने के बाद। एपिसोड देख लेने के बाद आपको अपने किताब से सवालों को हल करना होता है। तो अपना कॉपी और कलम ले लीजिए बच्चों और हो जाइए तैयार। हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय भाग 5। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम इस चैप्टर पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, दर्शाइए कि बिंदु A 1, 2, 3, बिंदु B -1, -2, -1, C 2, 3, 2 और D 4, 7, 6 एक समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम के शीर्ष हैं, परंतु यह भी सिद्ध करना है कि यह एक आयत नहीं है, यानी एक रेक्टेंगल नहीं है। तो सबसे पहले हमें यह देखने के लिए कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम है, हमें सम्मुख भुजाओं को समान दिखाने की आवश्यकता है। यानी एक पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स हमेशा बराबर होती हैं। तो यहाँ हम डिस्टेंस फॉर्मूला से करेंगे। तो सबसे पहले हम AB की दूरी निकाल लेते हैं, जिसमें हमने वैल्यूज पुट की, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, तो वहां से AB की वैल्यू आई √6। ठीक उसी प्रकार BC की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि सॉल्व करने पर बराबर होगी √43 के। ठीक उसी प्रकार अब हम C और D के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं, यह आएगी √6 के बराबर। अब उसी प्रकार DA हम निकाल लेते हैं, तो यह सॉल्व करने पर √43 आएगी। तो जैसा कि हमने देखा, AB बराबर CD है और BC बराबर AD है, इसीलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है क्योंकि उसकी ऑपोजिट साइड्स बराबर हैं। अब दोस्तों, अगले पार्ट में हमें यह सिद्ध करना है कि यह एक आयत नहीं है, लेकिन एक आयत की भी यानी एक रेक्टेंगल की भी दोनों ऑपोजिट साइड्स हमेशा बराबर होती हैं। तो यहाँ हमें यह समझने की जरूरत है कि एक समांतर चतुर्भुज और एक आयत में क्या फर्क है। तो दोस्तों, एक समांतर चतुर्भुज और एक आयत में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि एक आयत के विकर्ण कभी बराबर नहीं होते। अतः यह सिद्ध करने के लिए कि ABCD एक आयत नहीं है, हमें यह दिखाना होगा कि इसके विकर्ण यानी डायगोनल्स AC और BD समान नहीं है, जबकि एक पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज में डायगोनल्स हमेशा बराबर होते हैं। तो चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला AC में लगाते हैं और वहां से AC की दूरी ज्ञात करते हैं, वह आएगी √3। अब ठीक उसी प्रकार हम BD यानी B से D तक की दूरी डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालते हैं, तो वह सॉल्व करने पर √155 आएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, AC और BD बराबर नहीं है, अतः ABCD एक आयत नहीं है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज तो है, लेकिन आयत नहीं है, क्योंकि
इसके विकर्ण बराबर नहीं है। चलिए अगला प्रश्न करें। त्रिभुज जिसके शीर्ष x1 y1 z1, x2 y2 z2 तथा x3 y3 z3 हैं, इसके केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले तो एक त्रिभुज बना लेते हैं, यानी एक ट्रायंगल जिसके 3 पॉइंट हुए A x1 y1 z1 तथा B x2 y2 z2 और C x3 y3 z3। तो अब दोस्तों हम मान लेते हैं कि बिंदु D BC रेखा का मध्य बिंदु है। तो सेक्शन फॉर्मूला से D के निर्देशांक हमारे पास क्या आते हैं? वे आएंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 और z1 प्लस z2 अपॉन 2। यह हमने सेक्शन फॉर्मूला लगाया है क्योंकि D BC रेखा को 1:1 के अनुपात में विभाजित करता है। अब दोस्तों हम यह भी मान लेते हैं कि एक बिंदु G इस त्रिभुज का केंद्रक है। तो सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि केंद्रक यानी सेंट्रॉइड होता क्या है। केंद्रक वह बिंदु है जहां एक त्रिभुज की तीनों मध्यिकाएं आपस में मिलती हैं और यह केंद्रक G सभी मध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो यहां भी यह केंद्रक G AD मध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो अब हमें A और D दोनों के निर्देशांक पता हैं और अनुपात 2:1 है वह भी पता है। अब बस हमें विभाजन सूत्र का प्रयोग करके G के निर्देशांक निकालने हैं। तो वे आएंगे ये, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। अब आप इसे बहुत ध्यान से सॉल्व कीजिए क्योंकि ये थोड़ा लेंथी है। दोस्तों, सेक्शन फॉर्मूला लगाने के बाद हम जब इसे सॉल्व करते हैं तो हमें केंद्रक के निर्देशांक कुछ इस प्रकार मिल जाते हैं। x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और आप केंद्रक के निर्देशांक ऐसे भी याद कर लीजिए। ये हमेशा यही आएंगे जो हमने सॉल्व करके निकाले हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देख लें। बिंदु P से बने समुच्चय का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस प्रकार चलता है कि उसकी बिंदुओं A 3, 4, -5 व B -2, 1, 4 से दूरी समान है। तो दोस्तों, हम कोई बिंदु P x y z इस प्रकार मान लेते हैं कि प्रश्न के अनुसार P से A तक की दूरी तथा P से B तक की दूरी बराबर है। तो चलिए अब दोनों साइड डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लें। तो यह आएगा x -3 का स्क्वायर प्लस y -4 का स्क्वायर प्लस z प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट, जो कि बराबर होगा PB के। और PB की वैल्यू है अंडर द रूट ऑफ x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y -1 का स्क्वायर प्लस z -4 का स्क्वायर। अब दोस्तों, अंडर द रूट हटाने के लिए हम दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे। तो अंडर द रूट हटने के बाद यह कुछ इस प्रकार आएगी और इसे सॉल्व करने के बाद हम वह इक्वेशन प्राप्त करेंगे जो किसी भी पॉइंट P की होगी जब PA और PB दूरी बराबर दी गई होगी। तो वह समीकरण हमारे पास यह आएगा 10x प्लस 6y माइनस 18z माइनस 29 बराबर 0। इस वीडियो में हमने इस चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चन सीखे। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, अब हम शरीर द्रव तथा परिसंचरण पाठ का
दूसरा भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लसिका परिसंचरण पथ, जिसमें हम पढ़ेंगे मानव परिसंचरण पथ और हृदय चक्र के बारे में। लसिका यानी उत्तक द्रव। रक्त जब उत्तक की कोशिकाओं से होकर गुजरता है तब बड़े प्रोटीन अणु एवं संगठित पदार्थों को छोड़कर रक्त से जल एवं जल में घुलनशील पदार्थ कोशिकाओं से बाहर निकल जाते हैं। इस तरल को अंतराली द्रव या उत्तक द्रव कहते हैं। इसमें प्लाज्मा के समान ही खनिज लवण पाए जाते हैं। रक्त तथा कोशिकाओं के बीच पोषक पदार्थ एवं गैसों का आदान प्रदान इसी द्रव से होता है। वाहिकाओं का विस्तृत जाल जो लसिका तंत्र कहलाता है, द्रव को एकत्र कर बड़ी शिराओं में वापस छोड़ता है। लसिका तंत्र में उपस्थित यह द्रव या तरल को लसिका कहते हैं। लसिका एक रंगहीन द्रव है जिसमें विशिष्ट लिम्फोसाइट मिलते हैं। लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी है। लसिका पोषक पदार्थ, हार्मोन आदि के संवहन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आंत्र अंकुर में उपस्थित लैक्टियल वसा को लसिका द्वारा अवशोषित करते हैं। परिसंचरण पथ। परिसंचरण दो तरह का होता है, जो खुला एवं बंद होता है। खुला परिसंचरण तंत्र आर्थ्रोपोडा तथा मोलस्का में पाया जाता है, जिसमें हृदय द्वारा रक्त को रक्त वाहिकाओं में पंप किया जाता है, जो कि रक्त स्थान में खुलता है। एक कोटर वस्तुतः देह गुहा में होती है। एनेलिडा तथा कशेरुकी में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जिसमें हृदय से रक्त का प्रवाह एक दूसरे से जुड़ी रक्त वाहिनियों में जाल में होता है। इस तरह का रक्त परिसंचरण पथ ज्यादा लाभदायक होता है, क्योंकि इसमें रक्त प्रवाह आसानी से नियमित किया जाता है। सभी कशेरुकी में कक्षों से बना हुआ पेशी हृदय होता है। मछलियों में दो कक्षीय हृदय होता है, जिसमें एक आलुंड तथा एक निलय होता है। उभयचरों तथा सरीसृपों रेप्टाइल का मगरमच्छ को छोड़कर हृदय 3 कक्षों से बना होता है, जिसमें 2 आलुंड तथा एक निलय होता है। जबकि मगरमच्छ, पक्षियों तथा स्तनधारियों में हृदय 4 कक्षों का बना होता है, जिसमें आलुंड तथा 2 निलय होते हैं। मछलियों में हृदय अविऑक्सीजनित रुधिर बाहर को पंप करता है, जो क्लोन द्वारा ऑक्सीजनित होकर शरीर में विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है तथा वहां से विऑक्सीजनित रक्त हृदय में वापस आता है। इस क्रिया को एकल परिसंचरण कहते हैं। उभयचरों व सरीसृपों में बायां आलुंड क्लोन फेफड़ों त्वचा से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है तथा दाहिना आलुंड शरीर के दूसरे भागों से अविऑक्सीजनित रुधिर प्राप्त करता है, लेकिन वे रक्त को निलय में मिश्रित कर बाहर की ओर पंप करते हैं। इस क्रिया को अपूर्ण दोहरा परिसंचरण कहते हैं। पक्षियों एवं स्तनधारियों में ऑक्सीजनित विऑक्सीजनित रक्त क्रमशः बाएं एवं दाएं आलुंडों में आता है, जहां से वह उसी क्रम से बाएं दाएं एवं बाएं निलयों में जाता है। निलय बिना रक्त को मिलाए इन्हें पंप करता है, अर्थात 2 तरह के परिसंचरण पथ इन प्राणियों में मिलते हैं, अतः इन प्राणियों में दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। मानव परिसंचरण तंत्र। मानव परिसंचरण तंत्र, जिसे रक्तवाहिनी तंत्र भी कहते हैं, जिसमें कक्षों से बना पेशी हृदय शाखित बंद रक्त वाहिनियों का एक जाल रक्त एवं तरल समाहित होता है। हृदय की उत्पत्ति मध्यजन स्तर यानी मेसोडर्म से होती है तथा यह दोनों फेफड़ों के मध्य वक्ष गुहा में स्थित रहता है। यह थोड़ा सा बाईं तरफ झुका रहता है। यह बंद मुट्ठी के आकार का होता है। यह एक दोहरी भित्ति के झिल्ली में थैली हृदय वर्णी द्वारा सुरक्षित होता है, जिसमें हृदय वर्णी द्रव पाया जाता है। हमारे हृदय में 4 कक्ष होते हैं,
जिसमें 2 कक्ष अपेक्षाकृत छोटे तथा ऊपर को पाए जाते हैं, जिन्हें अलिंद यानी आर्ट्रिया कहते हैं, तथा 2 कक्ष अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, जिन्हें निलय यानी वेंट्रिकल कहते हैं। एक पतली पेशीय भित्ति जिसे अंतर अलिंदी कहते हैं, दाएं एवं बाएं आलिंद को अलग करती है, जबकि एक मोटी भित्ति जिसे अंतर निलयी कहते हैं, जो बाएं एवं दाएं निलय को अलग करती है। अपनी अपनी ओर के आलिंद एवं निलय एक मोटे रेशीय ऊतक जिसे आलिंदन निलय पट द्वारा पृथक रहते हैं। हालांकि इन पटों में एक एक छिद्र होता है जो एक ओर के दोनों कक्षों को जोड़ता है। दाहिने आलिंद और दाहिने निलय के रंध्र पर 3 पेशी पल्लों या वलयों से फ्लैप या फ्लैप से युक्त एक वॉल्व पाया जाता है। इसे ट्राइकस्पिड यानी त्रिवलनी कपाट या वॉल्व कहते हैं। बाएं आलिंद तथा बाएं निलय के रंध्र निकास पर एक द्विवलनी कपाट यानी मिट्रल कपाट पाया जाता है। दाएं तथा बाएं निलयों से निकलने वाली क्रमशः फुफ्फुसीय धमनी तथा महाधमनी का निकास द्वार अर्धचंद्र कपाटिकर यानी सेमिल्यूनर वॉल्व से युक्त रहता है। हृदय के कपाट रुधिर को एक दिशा में ही जाने देते हैं, अर्थात अलिंद से निलय और निलय से फुफ्फुस धमनी या महाधमनी कपाट वापसी या उल्टे प्रवाह को रोकते हैं। यह हृदय पेशियों से बना है। निलयों की भित्ति आलिंदों की भित्ति से बहुत मोटी होती है। यह विशेष प्रकार की हृदय पेशीन्यास जिसे नोडल ऊतक कहते हैं, ये भी हृदय में पाया जाता है। इस ऊतक का एक धब्बा दाहिने आलिंद की दाहिने ऊपरी कोने में स्थित रहता है, जिसे शिरालिंद पर्व यानी साइनोएट्रियल नोड यानी SAN कहते हैं। इस ऊतक का दूसरा पिंड दाहिने आलिंद में नीचे कोने पर आलिंद निलय पट के पास में स्थित होता है, जिसे आलिंद निलय पर्व यानी एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड यानी AVN कहते हैं। नोडल रेशों का एक बंडल जिसे आलिंद निलय बंडल कहते हैं। अंतर निलय पट के ऊपरी भाग में आलिंद निलय पर्व से प्रारंभ होता है तथा शीघ्र ही 2 दाईं एवं बाएं शाखाओं में विभाजित होकर अंतर निलय पट के साथ पश्च भाग में बढ़ता है। इन शाखाओं से संक्षिप्त रेशे निकलते हैं जो पूरे निलय पेशी विन्यास में दोनों तरफ फैले रहते हैं, जिसे पुरकिंजे तंतु कहते हैं। दाईं एवं बाएं शाखाओं सहित ये तंतु हेज के बंडल ऑफ हेज कहलाते हैं। नोडल ऊतक बिना किसी बाह्य प्रेरणा के क्रिया विभव पैदा करने में सक्षम होता है। इसे स्वेदनशील ऑटो एक्साइटेबल कहते हैं। हालांकि 1 मिनट में उत्पन्न हुए क्रिया विभव की संख्या नोडल तंत्र के विभिन्न भागों में घट बढ़ सकती है। शिरालिंद पर्व सबसे अधिक क्रिया विभव पैदा कर सकता है। यह 1 मिनट में 70 से 75 क्रिया विभव पैदा करती है तथा हृदय का लयात्मक संकुचन यानी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन को प्रारंभ करता है तथा बनाए रखता है। इसलिए इसे गति प्रेरक कहते हैं। इससे हमारी सामान्य हृदय स्पंदन दर 70 से 75 प्रति मिनट होती है, औसतन 72 स्पंदन प्रति मिनट। हृदय चक्र। प्रारंभ में माना कि हृदय के चारों कक्ष शिथिल अवस्था में है, अर्थात हृदय अनुशिथिलन अवस्था में है। इस समय त्रिवलन या द्विवलन कपाट खुले रहते हैं, जिससे रक्त फुफ्फुस शिरा तथा महाशिरा से क्रमशः बाएं तथा दाएं आलिंद से होता हुआ बाएं तथा दाएं निलय में पहुंचता है। अर्धचंद्रिक कपाटिका इस अवस्था में बंद रहती है। अब शिरालिंद पर्व यानी SAN क्रिया विभव पैदा करता है, जो दोनों अलिंदों को प्रेरित कर अलिंद प्रकुंचन यानी एट्रियल सिस्टोल पैदा करती है। इस क्रिया से रक्त का प्रवाह निलय में लगभग 30% बढ़ जाता है। निलय में क्रिया विभव का संचालन अलिंद निलय तथा अलिंद निलय बंडल द्वारा होता है, जहां से हेज के बंडल इसे निलयी
पेशिन्यास यानी वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर तक पहुंचाते हैं। इसके कारण निलय पेशियों में संकुचन होता है, अर्थात निलय प्रकुंचन। इस समय अलिंद विश्राम अवस्था में जाते हैं। इसे अलिंद को अनुशिथिलन कहते हैं, जो अलिंद प्रकुंचन के साथ साथ होता है। निलय प्रकुंचन, निलय दाब बढ़ जाता है, जिससे त्रिवल्मी व द्विवल्मी कपाट बंद हो जाते हैं, अतः रक्त विपरीत दिशा अर्थात अलिंद में नहीं आता है। जैसे ही निलय दबाव बढ़ता है, अर्धचंद्र कपाटिकाएं जो फुफ्फुसीय धमनी तथा महाधमनी पर स्थित होते हैं, खुलने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिसके रक्त इन धमनियों से होता हुआ परिसंचय मार्ग में चला जाता है। निलय अब शिथिल हो जाते हैं तथा इसे निलय अनुशिथिलन कहते हैं। इस तरह निलय का दाब कम हो जाता है, जिससे अर्धचंद्र कपाटिका बंद हो जाती है, जिससे रक्त का विपरीत प्रवाह निलय में नहीं होता। निलय दाब और कम होता है, अतः अलिंद में रक्त का दाब अधिक होने के कारण त्रिवल्मी कपाट तथा द्विवल्मी कपाट खुल जाते हैं। इस तरह शिराओं से आए हुए रक्त का प्रवाह अलिंद से पुनः निलय में शुरू हो जाता है। निलय तथा अलिंद एक बार पुनः शिथिलावस्था में चले जाते हैं। शिरालिंद पद पुनः क्रिया विभव पैदा करती है, जिससे उपरोक्त वर्णित सारी क्रिया को दोहराती है, जिससे यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। एक हृदय स्पंदन के आरंभ से दूसरे स्पंदन के आरंभ होने के बीच की घटनाक्रम को हृदय चक्र कहते हैं, तथा इस क्रिया में दोनों अलिंदों तथा दोनों निलयों का प्रकुंचन एवं अनुशिथिलन सम्मिलित होता है। जैसा कि ऊपर वर्णन किया जा चुका है कि हृदय स्पंदन के 1 मिनट में 72 बार होते हैं, अर्थात 1 मिनट में कई बार हृदय चक्र होता है। एक चक्र का समय 0.8 सेकंड निकाला जा सकता है। प्रत्येक हृदय चक्र में निलय 70 मिलीलीटर रक्त पंप करता है, जिसे प्रवाह आयतन कहते हैं। प्रवाह आयतन को हृदय दर से गुणा करने पर हृदय निकास कहलाता है। इसलिए हृदय निकास प्रत्येक निलय द्वारा रक्त की मात्रा को प्रति मिनट बाहर निकालने की क्षमता है, जो एक स्वस्थ मात्रा में औसतन 5000 मिलीलीटर या 5 लीटर होती है। हम प्रवाह आयतन तथा हृदय दर को बदलने की क्षमता रखते हैं, इससे हृदय निकास भी बदलता है। उदाहरण के तौर पर खिलाड़ी या धावकों का हृदय निकास सामान्य मनुष्य से अधिक होता है। हृदय चक्र के दौरान 2 महत्वपूर्ण ध्वनियां स्टेथोस्कोप द्वारा सुनी जा सकती हैं। प्रथम ध्वनि लब त्रिवल्मी तथा द्विवल्मी कपाट के बंद होने से संबंधित है, जबकि दूसरी ध्वनि डब अर्धचंद्र कपाट के बंद होने से संबंधित है। इन दोनों ध्वनियों का चिकित्सा निदान में बहुत महत्व है। इस वीडियो में हमने सीखा लसिका, परिसंचरण पथ, जिसमें हमने पढ़ा मानव परिसंचरण तंत्र और हृदय चक्र। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे विद्युत हृदय लेख, द्विसंचरण हृदय क्रिया का नियमन, परिसंचरण की विकृतियां। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 12वीं की गणित का अध्याय 10 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सदिश बीजगणित।
जिसे इंग्लिश में हम वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं। इस अध्याय को हमने 7 भागों में बांटा है। आज हम इस अध्याय का भाग 1 पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सदिश बीजगणित की भूमिका तथा कुछ आधारभूत संकल्पनाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। तो दोस्तों, सदिश बीजगणित अर्थात वेक्टर अलजेब्रा के इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। तो दोस्तों, फिजिकल क्वांटिटीज अर्थात भौतिक राशि वो राशि होती है जिन्हें हम माप या तोल सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज 2 तरह की होती है। पहली होती है अदिश और दूसरी होती है सदिश। अदिश को इंग्लिश में हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं और सदिश को हम इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। चलिए जानते हैं अब हम एक एक करके इन राशियों के बारे में। तो दोस्तों, एक ऐसी राशि जिसमें केवल एक मान परिमाण अर्थात मैग्नीट्यूड जो कि एक वास्तविक संख्या होती है सम्मिलित है, ऐसी राशियां अदिश अर्थात स्केलर्स कहलाती हैं। यानी कि वैसे क्वांटिटीज जिनका केवल मैग्नीट्यूड होता है उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश। आइए कुछ इसका उदाहरण देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि लंबाई यानी कि लेंथ, द्रव्यमान यानी कि मास, समय यानी कि टाइम, दूरी यानी कि डिस्टेंस, गति यानी कि स्पीड, क्षेत्रफल अर्थात एरिया, आयतन अर्थात वॉल्यूम, तापमान अर्थात टेम्परेचर, कार्य, वोल्टता, घनत्व, प्रतिरोधक इत्यादि, ये सभी हैं स्केलर क्वांटिटीज अर्थात अदिश राशि। तो दोस्तों, ये थी थोड़ी बहुत जानकारी अदिश के बारे में। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारी दूसरी राशि की ओर, जो कि एक ऐसी राशि जिसमें परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा अर्थात डायरेक्शन भी सम्मिलित है। ऐसी राशियां सदिश कहलाती हैं। यानी कि वैसी क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, वैसे क्वांटिटीज को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो आइए अब हम देखते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल्स अर्थात उदाहरण। तो जैसे कि विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, वेग वेलोसिटी, त्वरण एक्सेलरेशन, बल फोर्स, भार वेट, संवेग मोमेंटम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये सभी हैं हमारे वेक्टर क्वांटिटीज यानी कि सदिश। आइए इन उदाहरण को और अच्छी तरह से समझते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर आपको एक वीडियो दिख रहा है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि इस बॉल का डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। तो दोस्तों, ये एक उदाहरण है सदिश राशि का। इसी प्रकार से आपको एक और उदाहरण स्क्रीन पर दिख रहा होगा जिसमें आप देख पा रहे हैं कि ये जो बस है ये चल रही है, और अगर ये बस चल रही है तो जाहिर सी बात है कि इसकी कोई दिशा भी होगी और साथ के साथ इसका कोई मैग्नीट्यूड भी होगा। तो दोस्तों, ये है उदाहरण सदिश के। तो इसी के साथ आशा करती हूँ कि आपको अदिश और सदिश राशि के बारे में समझ आ गया होगा। तो दोस्तों, आइए अब हम ये जानते हैं कि इस अध्याय में हम और क्या सीखेंगे। तो दोस्तों, इस अध्याय में हम सदिशों की कुछ आधारभूत संकल्पनाएं जानेंगे। साथ ही हम सदिशों की विभिन्न संक्रियाएं के बारे में भी जानेंगे तथा इसके बीजीय एवं ज्यामितीय गुणधर्म के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं हम एक एक करके हमारे इन टॉपिक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे सदिश की कुछ आधारभूत संकल्पनाएं। दोस्तों, इसमें हम सबसे पहले जानेंगे दृष्टि रेखा के बारे में। तो दोस्तों, स्क्रीन पर आपको एक सरल रेखा दिख रही होगी AB, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि तीर के निशाने की सहायता से इस रेखा को दिशाएं प्रदान की जा सकती। इन दोनों में से निश्चित दिशा वाली कोई भी एक रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है।
चलिए दोस्तों, अब हम ये देखेंगे कि क्या एक दृष्टि रेखाखंड में परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। आइए देखते हैं। तो दोस्तों, स्क्रीन पर आपको जो इमेज दिख रही है, इसमें हम रेखा L को रेखाखंड AB तक प्रतिबंधित कर देते हैं। तब यहाँ पर रेखा L पर परिमाण निर्धारित हो जाता है, जिसे कि हमें यहाँ पर एक दृष्टि रेखाखंड प्राप्त होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक दृष्टि रेखाखंड में परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। एक दृष्टि रेखाखंड सदिश होता है, जिसे सदिश AB अथवा साधारणवत सदिश A के रूप में निर्दिष्ट करते हैं और इसे सदिश AB अथवा सदिश A के रूप में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि जब भी आपको एक दृष्टि रेखाखंड दी हुई होगी तो जाहिर सी बात है कि वो एक सदिश होगा, और अगर वो एक सदिश होगा तो उसे हम दिखाने के लिए उस रेखाखंड का नाम लिखते हैं और उसके ऊपर एक दिशा का चिन्ह बनाते हैं, जो कि बताता है कि ये एक सदिश है। अर्थात हमारी अगली बिंदु है वह बिंदु A, जहां से सदिश AB प्रारंभ होता है, प्रारंभिक बिंदु कहलाता है, और वह बिंदु B जहां पर सदिश AB समाप्त होता है, अंतिम बिंदु कहलाता है। यानी कि अगर किसी सदिश का नाम आपको AB दिया गया है, उसका यह तात्पर्य होता है कि उस सदिश का A जो होगा प्रारंभिक बिंदु होगा और B उसका अंतिम बिंदु होगा। हमारी अगली बिंदु है किसी सदिश के प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदुओं के बीच की दूरी सदिश का परिमाण अथवा लंबाई कहलाता है, और इसे मॉड AB वेक्टर अर्थात AB सदिश अथवा मॉड A सदिश के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। यानी कि किसी वेक्टर के इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमारे वेक्टर की मैग्नीट्यूड कहलाता है या फिर लेंथ कहलाता है, जिसे कि हम डिनोट करते हैं मॉड ऑफ AB वेक्टर लिखकर या फिर मॉड ऑफ A वेक्टर लिख। हमारी अगली बिंदु है तीर का निशान सदिश की दिशा को निर्दिष्ट करता है। यानी कि सदिश का जो दिशा होगी वो तीर के निशान से बताई जाती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिनका कि आपको ध्यान रखना है, जिससे कि आप वेक्टर को अर्थात सदिश को आसानी से निरूपित कर पाएंगे और उनकी मैग्नीट्यूड तथा डायरेक्शन आसानी से बता पाएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं पोजीशन वेक्टर के बारे में, अर्थात स्थिति सदिश के बारे में। मान लीजिए हमने स्पेस में ओरिजिन O के रेस्पेक्ट में एक पॉइंट P लिया है। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि हमने स्पेस में ओरिजिन O के रेस्पेक्ट में एक पॉइंट P लिया है, जिनके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z। तब यहाँ पर जो वेक्टर OP होगा, जिसका कि इनिशियल पॉइंट O होगा और फाइनल पॉइंट P होगा, O के रेस्पेक्ट में पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर कहलाता है। जैसा कि आपको ये आकृति देखकर समझ आ रहा होगा, जिसका कि हम मैग्नीट्यूड डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्ञात करना चाहते हैं तो वो हमें मिल जाएगा मॉड ऑफ OP वेक्टर इज इक्वल्स टू √x² + y² + z²। तो ये थी थोड़ी बहुत जानकारी पोजीशन वेक्टर के बारे में। इसके बारे में हम और अच्छी तरह से हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं डायरेक्शन कोसाइन की तरफ, यानी कि दिक कोसाइन की तरफ। दोस्तों, स्क्रीन पर आपको एक आकृति दिख रही होगी, जिसमें हमने एक पॉइंट लिया है AXYZ, जिसका कि पोजीशन वेक्टर है OA, जिसे हम वेक्टर A से भी डिनोट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वेक्टर A के द्वारा XYZ एक्सिस पर पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बनाए गए एंगल्स अल्फा, बीटा, गामा डायरेक्शन एंगल्स कहलाते हैं, और साथ ही इन एंगल्स का कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है वेक्टर A का, जो कि होगा cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा। तो दोस्तों, इसी तरह से जब आप एक राइट एंगल OPA में देखेंगे
तो यहाँ से आपको मिल जाएगा cos अल्फा इज इक्वल्स टू x अपॉन a। इसी तरह से जब आप एक राइट ट्रायंगल OQA में देखेंगे तो आपको यहाँ से cos बीटा का वैल्यू मिल जाएगा जो कि होगा y अपॉन a। इसी तरह से जब आप एक राइट ट्रायंगल ORA को देखेंगे तो यहाँ पर आपको cos गामा की वैल्यू मिल जाएगी जो कि होगा z अपॉन a। तो दोस्तों डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? वेक्टर A के द्वारा XYZ एक्सिस पर बन रहे पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बनाए गए एंगल्स अल्फा बीटा डायरेक्शन एंगल कहलाता है और उन एंगल्स का कोसाइन कहलाता है डायरेक्शन कोसाइन। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको ये सभी सब टॉपिक्स अच्छी तरह से क्लियर हुए होंगे, क्योंकि हम इन पर बेस्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे फर्दर वीडियोस में करेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सीखा वेक्टर अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन और साथ ही उनके कुछ आधारभूत संकल्पनाएं यानी कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे सदिशों के प्रकार। धन्यवाद। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, पहला भाग। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव और औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव। सबसे पहले सूक्ष्म जीव क्या है? सूक्ष्म जीव विविध रूपायित प्रोटोजोआ, जीवाणु, कवक तथा सूक्ष्मदर्शी पादपों से होते हैं। सूक्ष्म जीव मनुष्य और अन्य जीवों में कई तरह के रोग उत्पन्न करते हैं, परंतु इससे आपको यह नहीं समझ लेना चाहिए कि सूक्ष्म जीव हानिप्रद है। अधिकांश सूक्ष्म जीव मनुष्य के लिए कई प्रकार से लाभप्रद होते हैं। मानव कल्याण के प्रति सूक्ष्म जीवों के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण योगदानों पर इन वीडियोस में परिचर्चा की गई है। सबसे पहले आते हैं घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव। हम प्रतिदिन सूक्ष्म जीवियों अथवा उनसे उत्पन्न उत्पादों का प्रयोग करते हैं। हर दिन लोग घरेलू उत्पादों के लिए सूक्ष्म जीव की मदद लेते हैं। इसका पहला उदाहरण है दूध से दही का उत्पादन। दही की थोड़ी सी मात्रा निवेश द्रव्य अथवा आरंभक के रूप में ताज़े दूध में मिलाया जाता है। इस निवेश द्रव्य में लाखों करोड़ों की संख्या में लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होती है। यह जीवाणु उपयुक्त ताप में वृद्धि करते हैं, जिसके दौरान लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया अम्ल का उत्पादन करता है, जो दुग्ध प्रोटीन को स्कंदित रूप से पचा देता है। इसके परिणाम स्वरूप लैक्टोबैसिलस दूध को दही में बदल देता है। इतना ही नहीं, यह विटामिन B12 की मात्रा भी दही में दूध की तुलना से बढ़ा देता है। दूसरा उदाहरण वह सूक्ष्म जीव है जो किण्वन द्वारा घरेलू उत्पादों के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किण्वन या फर्मेंटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीव उपापचयन के दौरान CO2 और H2O उत्पन्न करते हैं, जो इन सूक्ष्म जीव द्वारा कार्बनिक पदार्थों के खपत करने से उत्पन्न होते हैं। कुछ आहार जैसे कि दाल चावल का बना ढीला ढाला आटा, जिसका प्रयोग डोसा तथा इडली में किया जाता है, वह भी बैक्टीरिया द्वारा ही किण्वित होते हैं। इस आटे की फूली उभरी शक्ल CO2 गैस के उत्पन्न करने के कारण होती है। दक्षिण भारत के कुछ भागों में एक पारंपरिक पेय है टोडी। इसे ताड़ वृक्ष के तने के स्राव को किण्वित कराकर तैयार किया जाता है। सूक्ष्म जीवियों का प्रयोग किण्वित मछली, सोयाबीन आदि भोजन तैयार करने में भी किया जाता है। अब तीसरा उदाहरण है ब्रेड और चीज़ का उत्पादन। ब्रेड और चीज़
बनाने के लिए किण्वन की प्रक्रिया का ही इस्तेमाल किया जाता है। ब्रेड बनाने में प्रयोग किया गया ढीला ढाला आटा एक ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसी द्वारा किण्वित किया जाता है। इसे बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं। पनीर या चीज़ एक प्राचीन भोज्य पदार्थ है। विभिन्न किस्मों के चीज़ अपनी गठ संरचना, सुगंध तथा स्वाद जैसे अभिलक्षण द्वारा पहचाने जाते हैं। यह विशेष सूक्ष्मजीवियों के प्रयोग करने से आते हैं, जैसे कि स्विस चीज़ में पाए जाने वाले बड़े बड़े छिद्र प्रोपियोनी बैक्टीरियम शेरेमिनाई नामक बैक्टीरियम द्वारा बड़ी मात्रा में उत्पन्न CO2 के कारण होते हैं। अब आते हैं औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्मजीव। यहाँ तक कि उद्योगों में भी सूक्ष्मजीवियों का प्रयोग बहुत से उत्पादों के संश्लेषण में किया जाता है, जो कि मनुष्य के लिए काफ़ी मूल्यवान होते हैं। व्यावसायिक पैमाने पर सूक्ष्मजीवियों को पैदा करने के लिए बड़े बर्तन की आवश्यकता होती है, जिसे फर्मेंटर या किण्वक कहते हैं। औद्योगिक उत्पादों का पहला उदाहरण है किण्वित पेय। सूक्ष्मजीव विशेषकर ईस्ट का प्रयोग प्राचीन काल से वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम जैसे पेयों के उत्पादों में किया जाता है। किण्वन के प्रक्रिया से सूक्ष्मजीव इथेनॉल का भी उत्पादन करते हैं। इसीलिए विभिन्न प्रकार के अल्कोहलीय पेय की प्राप्ति किण्वन तथा विभिन्न प्रकार के संसाधन और कच्चे पदार्थों पर निर्भर करती है। वाइन तथा बियर का उत्पादन बिना आसवन के, जबकि विस्की, ब्रांडी और रम किण्वित रस के आसवन द्वारा तैयार किए जाते हैं। दूसरा उदाहरण है प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ हैं जिनका निर्माण कुछ सूक्ष्मजीवियों द्वारा होता है, और यह एंटीबायोटिक किसी दूसरे रोगजनक सूक्ष्मजीवियों के वृद्धि को मंद अथवा उन्हें मार सकते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहले एंटीबायोटिक की खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जब स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पर कार्य कर रहे थे, तब उन्हें एक बार दिखाई दिया कि जिन प्लेटों पर वह कार्य कर रहे थे, उनमें से एक बिना धुली प्लेट पर मोल्ड उत्पन्न हो गए हैं, जिसके कारण स्टेफाइलोकोकस उस मोल्ड के आसपास वृद्धि नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने पाया कि यह प्रभाव मोल्ड द्वारा उत्पन्न रसायन पेनिसिलिन द्वारा होता है। चूंकि पेनिसिलिन पेनिसिलियम नोटेटम नामक मोल्ड से उत्पन्न होता है, इस कारण से उन्होंने इसका नाम पेनिसिलिन रखा। यद्यपि बाद में अर्नेस्ट चेन तथा हार्वर्ड फ्लोरे ने इसकी एक शक्तिशाली एवं प्रभावशाली एंटीबायोटिक के रूप में पुष्टि की। इस एंटीबायोटिक का प्रयोग दूसरे विश्व युद्ध में घायल अमेरिकन सिपाहियों के उपचार में व्यापक रूप से किया गया। पेनिसिलिन के बाद अन्य सूक्ष्मजीव से अन्य एंटीबायोटिकों को भी परिशुद्ध किया गया। अभी एंटीबायोटिक का उत्पादन औद्योगिक रूप से बड़े पैमाने पर किया जाता है। प्लेग, डिप्थेरिया, लेप्रेसी जैसे खतरनाक रोगों में भी एंटीबायोटिक लाभदायक होते हैं। रसायन। कुछ विशेष प्रकार के रसायनों के व्यावसायिक तथा औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्मजीवियों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। अम्लीय उत्पादों के उदाहरण है एस्परजिलस नाइजर, जो एक कवक है, वह सिट्रिक एसिड का, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, जो एक बैक्टीरिया है या जीवाणु, वह ब्यूटारिक एसिड के, एसिटोबैक्टर एसिटाई, वह भी एक जीवाणु है जो एसिटिक एसिड, और लैक्टोबैसिलस, एक जीवाणु लैक्टिक एसिड के उत्पादन में प्रयोगजन्य होते हैं। अब कुछ एंजाइम के उत्पादन में भी सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है। इथेनॉल के उत्पादन के लिए ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का प्रयोग किया जाता है।
लाइपेज का प्रयोग कपड़ों से तेल के धब्बे निकालने के लिए किया जाता है और पेक्टिनेजेस और प्रोटीएजेस के प्रयोग बोतल में बिकने वाले रस को स्वच्छ रखने के लिए किया जाता है। अब कुछ खास जैव सक्रिय अणु उत्पादन में कुछ खास सूक्ष्म जीव आवश्यक होते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोकाइनेज एक जैव सक्रिय अणु है जो कि स्ट्रेप्टोकोकस के उत्पादन से होता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज का प्रयोग उन रोगियों में रक्त वाहिकाओं से थक्के या क्लॉट हटाने यानी थक्का स्फोटन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अन्य जैव सक्रिय अणु है साइक्लोस्पोरिन ए। इसका उत्पादन ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नामक कवक से किया जाता है। इसका प्रयोग अंग प्रतिरोपण में प्रतिरक्षा निरोधक या इम्यूनोसप्रेसिव कारक के रूप में रोगियों में किया जाता है। स्टैटिन एक ईस्ट मोनोस्कस परप्यूरियस से उत्पन्न होता है जिसके व्यापारिक स्तर पर रोग रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले कारक के रूप में किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी एंजाइम स्पर्धा संदमन निरोधन की तरह यह क्रिया करते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा? सूक्ष्म जीवियों का घरेलू उत्पादों एवं औद्योगिक उत्पादों में योगदान। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव और बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव। धन्यवाद। Telekovic kagak lagi. Ya benar.
डर से नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।